ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है। अभी कुछ और कार्रवाइयां होने वाली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीजों को जरा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफी प्रेशर है निजाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है, जिसमें मिलिट्री भी आगे शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे, सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का जिला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहां गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहां गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल अफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीजें तय होती हैं उन चीजों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नजरिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहां पे अवाम की आवाज आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नादरीन, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात हमें करनी होगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हुए हैं। पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी। अगर अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया था और वो बार बार कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। वो जरूरी नहीं है कि वहां तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, वहां जो भी हुकूमत होगी आपको उसके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इससे पहले वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने अपने दौर में उनको एंगेज किया। इससे पहले जो है वो वहां पे करजई साहब की हुकूमत थी, तो उस दौर में भी पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत हुई। अब वहां पे हुकूमत है तालिबान की, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं है। देखें ना, इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कठपुतली हुकूमतों के साथ, लेकिन आज इंडिया तालिबान के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, दौरे भी कर रहा है, उनके साथ अपने ताल्लुकात भी आगे बढ़ा रहा है और वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने वक्त रहते यह बताया कि आप कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अफगानिस्तान से बात ना करें। लेकिन जब तक लाशें गिर नहीं गई, जब तक लोग मारे नहीं गए, जब तक दहशतगर्दी ने सर नहीं उठा लिया, तब तक इन्हें होश नहीं आई। जब बहुत सारी लाशें गिर गई दोनों तरफ, तो उसके बाद इनको होश आई कि अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर मुज़ाकरात के लिए रास्ते बंद हो चुके थे। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, क्योंकि अब सालिस की जरूरत पड़ेगी ना, जब आप एक लड़ाई में चले जाते हैं तो फिर आपकी एतमाद साधी नहीं रहती। वो एतमाद नहीं है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे और अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे जो पहले हुआ करता था। यही मुज़ाकरात जो अब कतर में हो रहे हैं, यही मुज़ाकरात जो अब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में इस्तांबुल में, तुर्की में, ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते थे, ये मुज़ाकरात पेशावर में हो सकते थे, वहां बातचीत हो सकती थी, बड़ी इज्जत के साथ दोनों फ्रीकैन मिलकर बातचीत तय कर सकते थे और शायद उनमें एतमाद ज्यादा होता। लेकिन अब जो है वो दूसरे फ्रीक बीच में पड़े हुए हैं, चाइना कोई और, ये अरब ममालिक है, इनकी गारंटियां हैं, सऊदी अरब की गारंटी है, तुर्की बीच में पड़ा हुआ है, कतर बीच में पड़ा हुआ है। अब कोई लोग ईरान की भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी बीच में, वो भी पड़ेंगे इसमें। तो अब आप अंदाजा करें कि ये हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के लिए कि एक हमसाया मुल्क जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जिस मुल्क की दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल रहा, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद तख्लीक किया था, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद ट्रेंड किया था, आज जब उनकी हुकूमत आई तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की बात मानते और पाकिस्तान के मुताबिक चलते, पाकिस्तान दुनिया भर के जाके दरवाजे खटखटा के उनके साथ बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इसी लड़ाई को लेकर जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो आला-ए-कार इस वक्त हुकूमत में बैठे, ये सारे फतवे दे रहे थे। कोई आयतें सुना रहा था,
कोई गज़वात के हवाले दे रहा था, कोई जो है वो कह रहा था इमरान खान तालिबान खान है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर कर रहा था, कोई ये कह रहा था अफगानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हमारा दुश्मन मुल्क है, और कोई ये कह रहा था कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ये बात बार बार की जा रही थी कि ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, हम इनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, ये कहा जा रहा था। और अब उन्हीं से जाकर जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिनको दुश्मन कहा गया, उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ी। देखिए, जब इमरान खान साहब को ये बात पता चली ना, अलीमा खानम वगैरह गए और उन्होंने अदालत के अंदर इमरान खान को ये बताया। मुलाकातें तो इमरान खान की होती नहीं है, अदालत में केस चलता है, उसी बहाने मुलाकात होती है। तो वहां जब इमरान खान साहब को ये बताया कि इतने फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने एक मरतबा नहीं, लगभग 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यह बात दोहराई कि अफगानिस्तान से राब्ता करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से राब्ता करो। वो आदमी इस इलाके के डायनामिक्स को जानता है, उसे पता है कि यहां क्या चल रहा है, उसको आइडिया है कि इस लड़ाई को रोकना है। तो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कबाइलियों को इन्वॉल्व करें, आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें, मकामी हुकूमत को अपने एतमाद में लें और फिर मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। अगर आप एक तरफा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप 20 साल और लड़ लें। इससे पहले भी आप 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-25 साल हो गए आपको, आप 25 साल और लड़ लें। आपने 14,000 छोटे ऑपरेशंस किए हैं, आपने दर्जनों जो है बड़े ऑपरेशंस आपने किए, बहुत बड़ी तादाद में। अभी तक अमन नहीं आ सका। अमन लाने का एक ही तरीका है, जब पूरा खित्ता अमन के लिए तुल जाएगा, और वो अफगानिस्तान की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान को जो लोग ताने देते थे, अब वही काम कर रहे हैं। देखें, DGISPR जो है ना, वो 2 मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई, उससे 2 चीजें निकलती हैं। DGISPR के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके 2 मकासद थे। एक मकसद तो यह था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गज़वा बदर क्यों होता। यानी एक तो उन्होंने गज़वा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहां कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये आपकी अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीजें, तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गज़वा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो ये था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाजें हैं उनको जवाब देना। एक तो DGISPR का ये था, और दूसरा ये था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे DGISPR का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़, सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते, आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।